हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी थ्योरी क्लास में देखेंगे बसोहली शैली के बारे में। तो आइए देखते हैं बसोहली शैली, जो कि पहाड़ी शैली का ही पार्ट है। ये हमने जो है पहाड़ी शैली में जो है गुलेर शैली को पढ़ लिया है, तथा पहाड़ी शैली के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था पहली वीडियो में उसको देखिए। आज हमारा पहाड़ी शैली से रिलेटेड तीसरा वीडियो है बसोहली शैली के बारे में। तो आइए देखते हैं बसोहली जो राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी। बसोहली राज्य, ये जो बसोहली नामक जगह है, राज्य थी जहाँ पर बसोहली शैली का जन्म हुआ। इस राज्य या जगह की स्थापना जो है भोगपाल ने की थी। भोगपाल नाम याद ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं कहीं भूतपाल भी अभी आगे आपको मिलेंगे। तो संस्थापक इसके जो बसोहली राज्य के भोगपाल थे। ये जो कुल्लू राजवंश के संस्थापक थे। कुल्लू एक जगह थी, उस वहाँ के जो राजवंश थे वहाँ के ये एक राजा थे भोगपाल। और स्थापना बसोहली की 1765 ईस्वी में करते हैं। ये जो भोगपाल हैं, बसोहली की स्थापना 1765 ईस्वी में करते हैं। इनका नाम भोगपाल है और ये कुल्लू राजवंश के राजा थे। अब ये बसोहली की स्थिति देखिए। स्थिति का ये मतलब है ये कहाँ स्थित है। इसकी मतलब स्थिति का ये मतलब है ये किस जगह स्थित है, आसपास में इसके क्या है और ये किस में पॉइंट पर स्थित है। तो देखिए बसोहली की स्थिति अगर देखें तो ये रावी नदी के पूर्वी तट पर है। रावी नदी के पूर्वी तट पर है। और जो है ये वर्तमान में अगर देखा जाए कहाँ है, तो जम्मू का एक गांव है। ये जो बसोहली उस समय रियासत था, यहाँ पर राजवंश थे, लेकिन अब कहाँ है ये एक गांव बन गया है बसोहली, जो कि पहले रजवाड़ा था या रियासत था। आज के समय में ये जम्मू का एक गांव बन गया है। आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना भूतपाल द्वारा करवाया गया। आधुनिक नगर का ये मतलब है जो आज वर्तमान गांव के रूप में उपलब्ध है। लास्ट स्टेज पे जो स्थापना की गई बसोहली की, अंतिम में जहाँ से उसकी रियासत समाप्त होती है, लेटेस्ट आप समझ सकते हैं जो बसोहली की स्थापना हुई, उसको भूतपाल ने करवाया। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर कहा कि नाम आप लोग ध्यान से देखिए। भोगपाल लिखा हुआ है, यहाँ पर भूतपाल लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसे नॉर्मली पूछा जाए बसोहली की स्थापना किसने की, तो आप लोग भोगपाल बताएंगे। लेकिन अगर लिख कर आ जाए आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना किसने की, तो आप लोग भूतपाल बताएंगे। ठीक। अब खोज देखें। इस जो खोज इसकी किसने की, खोज का यहाँ ये मतलब है बसोहली जो कला शैली थी, चित्रकला शैली थी बसोहली, उसकी खोज। सबसे पहले देखिए ये फ्रांसीसी यात्री एक आया था जिसका नाम विगने था। विगने नाम था। ये 1835 और 39 ईस्वी में बसोहली शैली के बारे में कुछ पॉइंट खोजे। कंप्लीट रूप से नहीं खोज पाया पूरी तरह से, लेकिन इसने कुछ पॉइंट बसोहली शैली के बारे में खोजे। दूसरे खोज करता है भारत के ही हैं अजीत घोष। ये 1928 में अपनी खोज करते हैं। आपके एग्जाम में अब आप सोच रहे होंगे 3 खोज करता है तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है बसोहली शैली से संबंधित इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं है। 3 तो हैं ही, एक अलग गलत दे देगा तो आप वही गलत वाला आंसर करेंगे। तो तीनों को आप लोग ध्यान में रखिए। और चौथे खोज करता है जेसी फ्रेंच। ये जो है 1930 में खोज किए थे और ये पूरी तरह से बसोहली शैली के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है जेसी फ्रेंच ने। अगर आपको याद हो तो पहाड़ी शैली का जो पहला वीडियो पहाड़ी चित्रकला का, उसमें मैंने इनके बारे में पढ़ाया है, जेसी फ्रेंच के बारे में। इन्होंने हिमालयन आर्ट नामक एक किताब लिखी है, आप लोग पहला देखिएगा, उसमें इनके बारे में मिल जाएगा पॉइंट। तो जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट नामक जो किताब लिखी है उसमें इन्होंने कहा है कि बसोहली को सर्वाधिक प्राचीन शैली कहा है। सर्वाधिक प्राचीन शैली का ये मतलब है यहाँ पर कि पहाड़ी शैलियों में सर्वाधिक प्राचीन है, सभी शैलियों में नहीं कि आप पाल शैली राजस्थानी शैली सबको मिला लीजिए। यहाँ पर सर्वाधिक प्राचीन का ये मतलब है कि पहाड़ी शैलियों में सर्वाधिक प्राचीन शैली बसोहली को मान रहे हैं ये जेसी फ्रेंच, जो कि बसोहली शैली की खोज करता है। 1930 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी और इनकी पुस्तक का नाम हिमालयन आर्ट है। और इसी में इन्होंने बसोहली को सर्वाधिक पहाड़ी शैलियों में सर्वाधिक प्राचीन शैली माना है। आगे अगर देखें तो कला का संरक्षण यहाँ भी जैसे एक सेकेंड रुक जाइए, हम अपना नेट ऑफ कर दें। हाँ, अब देखिए जो कला के संरक्षण करता है बसोहली शैली के, सबसे पहले आपके सामने पहले शासक है कृपाल पाल। इनके समय में क्या क्या योगदान होता है कला में। तो पहला इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बसोहली शैली को स्वतंत्रता प्रदान करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। स्वतंत्र अवस्था हर जगह, कई जगह हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका ये मतलब है कि अन्य शैलियों में अगर मिली रही होगी, जैसे कि हम लोग कल गुलेर पढ़े हैं, गुलेर से अगर मिक्स रही होगी, गुलेर में मिश्रण इसमें किसी शैली का रहा होगा, तो प्योर यानी आप शुद्ध रूप से कह सकते हैं बसोहली शैली को शुद्धता प्रदान करने का श्रेय कृपाल पाल को जाता है, स्वतंत्र अवस्था देने का श्रेय। अब इनके समय में भानुदत्त कृत रसमंजरी का चित्रण हुआ। देखिए यहाँ से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि रसमंजरी लिखा किसकी पुस्तक है।
तो ये भानुदत्त की पुस्तक है रसमंजरी। और इस पर चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये कृपाल पाल के शासनकाल में हुआ। तीसरा सवाल ये बन सकता है, रसमंजरी किस शैली की जो है चित्रावली है, चित्रण विधि है? तो आप क्या कहेंगे? बसोहली की है। आपके पास 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल आपका ये है कि इसकी जो है इसको चित्रित किसने किया? तो देवीदास नामक चित्रकार ने चित्रित किया। और 5वां पॉइंट आपके पास ये है, ये चित्र जो है कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। एक और पॉइंट आपके पास यहाँ से बन रहा है, आपके एग्जाम में पूछा जा, ये भी आपके एग्जाम का ही पार्ट है कि कला भवन कहाँ स्थित है। तो आप क्या आंसर करेंगे? बनारसी। देखिए एक ही लाइन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए बसोहली शैली के जो संरक्षणकर्ता या शासक थे आप कह सकते हैं, उनके समय में भानुदत्त की जो पुस्तक थी रसमंजरी, उसका चित्रण जो है देवीदास नामक चित्रकार ने किया। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि देवीदास किस शैली से संबंधित चित्रकार थे। समझ लीजिए यहाँ से आपके पास 7 क्वेश्चन बने। तो देवीदास ने रसमंजरी का चित्रण किया है और जो कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अगले शासक हैं आपके मेदिनी पाल। मेदिनी पाल ने शीश महल और रंग महल का निर्माण कराया। इनके समय में शीश महल और रंग महल का निर्माण होता है। और इनके समय का एक प्रसिद्ध चित्र था गिरि गोवर्धन। यहाँ गिरि लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा गिरि गोवर्धन। गिरि का मतलब होता है पर्वत। जो गोवर्धन धारी कृष्ण को कहते हैं, जो अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत उठाए थे, उसी को गिरि गोवर्धन कहा जाता है। तो इनके समय का वही चित्र प्रसिद्ध चित्र माना जा रहा है, मेदिनी पाल के। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि गिरि गोवर्धन किस शैली का चित्र है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि शासनकाल के समय चित्रित हुआ, तो मेदिनी पाल के समय में चित्रित हुआ। ठीक, गिरि का मतलब पर्वत होता है। अगले शासक आपके हैं जीतपाल। हो सकता है ऐसे लिख के आए आपके एग्जाम में, कहीं कहीं जित भी लिखा रहता है, जीतपाल। इनके समय में 1730 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण होता है। देखिए गीत गोविंद सभी राजस्थानी शैलियों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ भी देखिए गीत गोविंद चित्रण हो रहा है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इस पुस्तक के लेखक जो है जयदेव हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 1730 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण जीतपाल के समय में होता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। मानकू नामक जो कल हमने पढ़ाया, कल ही पढ़ाया शायद, पहाड़ी शैली जो पढ़ाया गया, पहला वीडियो पहाड़ी चित्रकला का है, उसमें मानकू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वो चित्रकारों की लिस्ट आप देखेंगे उसमें मिलेगा। तो मानकू नामक महिला चित्रकार जो थी, इन्होंने इस चित्र को चित्रित किया है, गीत गोविंद का चित्रण जो हुआ है जीतपाल के समय में, उसको मानकू नामक महिला चित्रकार के द्वारा किया गया है। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, या फिर आप कह सकते हैं सुरक्षित है, अभी भी वो चित्र वहाँ पर रखा हुआ है। अगला पॉइंट है कृष्ण की 8 गोपियाँ उनके सम्मुख आदर भाव प्रदर्शित करती नामक चित्र। देखिए जो कृष्ण की 8 गोपियाँ हैं वो कृष्ण के सामने आदर भाव प्रदर्शित कर रही हैं, ऐसा चित्रण जो है जीतपाल के समय में हुआ, और आप कह सकते हैं बसोहली शैली में हुआ। और ये चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, इसीलिए इम्पोर्टेंट। आप सोचिए ये कृष्ण से रिलेटेड चित्र है और अभी लंदन में वहाँ पर संग्रहित करके रखा हुआ है। तो ये कृष्ण की 8 गोपियाँ उनके सम्मुख का मतलब कृष्ण के ही सम्मुख आदर भाव प्रदर्शित कर रही, ऐसा चित्र बसोहली शैली के शासक जो है जीतपाल के समय में हुआ। और ये चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। इनके समय देखिए गीत गोविंद का भी चित्रण हो रहा है, और जिसको जो है मानकू नामक महिला चित्रित कर रही हैं। और इनके समय का एक इम्पॉर्टेंट चित्र है रागमाला का चित्र। रागमाला का चित्र जो बनाया गया है जीतपाल के समय में, ये विक्टोरिया एंड म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। एक ये देखिए दूसरा संग्रहालय है, इसका नाम ब्रिटिश संग्रहालय है, और ये इसका नाम है विक्टोरिया एंड म्यूजियम संग्रहालय, जहाँ पर रागमाला का चित्र रखा हुआ है। अगला इनके समय का प्रमुख चित्र है ओखल बंधन। आप लोग कई बार देखिए कृष्ण लीला की चर्चा हो रही है। आप लोग अगर किसी ने भी देखा होगा, उसमें कृष्ण भगवान को उनकी माता जी यशोधा जो होती हैं, वो ओखली से बांध देती हैं, रस्सी से लेकर ओखल में रस्सी बांध देती हैं और उनको क्या कहते हैं, दामोदर, जो उनका वो रूप है जो रस्सी से बांधे गए रहते हैं ओखली में, उनके उस रूप को दामोदर कहा जाता है। अब देखिए ओखल से बंधन, यानी कृष्ण को ओखल से बांधा हुआ है, ऐसा चित्र जो है जीतपाल के समय में चित्रित हुआ। दूसरा चित्र है आँख मिचौली का चित्रण। ये दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है, कृष्ण से रिलेटेड दोनों भी हैं, और ये बसोहली शासक जीतपाल के समय में चित्रित हुआ। अब विशेषताएं देखिए, बसोहली शैली की विशेषताएं। रंग कैसे यूज होते हैं? तो रंग प्रतीकात्मक रंग यूज होते थे। प्रतीकात्मक का मतलब ये है जैसे कि किसी चीज़ को प्रतीक मान लीजिए कि इनके लिए ये रंग हम सेट कर रहे हैं, इसी रंग से कलर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर सोने चांदी रंगों का प्रयोग, सोने चांदी का रंगों का मतलब है सुनहले रंग और चांदी का मतलब सिल्वर कलर, सिल्वर रंगों का प्रयोग अलंकरण हेतु किया जाता है। अलंकरण का ये मतलब है सजाने के लिए, कोई चित्र बना दिए उन्होंने अपने तरीके, जो उनका पारंपरिक रंग विधान था उससे उनको चित्र को कलर कर दिया। लेकिन अलंकरण हेतु, अलंकरण का मतलब होता है सज्जा या सजाने के लिए वो सोने चांदी के रंगों का प्रयोग भी करते थे। और बरसात के दृश्य को देखिए लाल रंग से दिखा रहे हैं, ये पॉइंट देखिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बरसात का दृश्य लाल रंग से दिखा रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। तो बरसात के दृश्य को लाल रंग से दिखा रहे हैं एवं पीले रंग से दिखाते हैं, जबकि कृष्ण को नीले रंग से दिखा रहे हैं। इसी को प्रतीकात्मक बोलते हैं, इसी को जो है प्रतीकात्मक बोलते हैं। कृष्ण को नीले से दिखा रहे हैं और जबकि बरसात को लाल एवं पीले से दिखा रहे हैं। यही आपका हो गया प्रतीकात्मक। ठीक, बरसात को लाल से दिखाना या पीले से दिखाना, कृष्ण को नीले से दिखाना। आँखें देखिए, बसोहली शैली की आँखें कैसी हैं? तो बसोहली शैली में सबसे बड़ी आँखें बनाई गई हैं, जो चित्र बनाए गए हैं बहुत बड़ी बड़ी आँखें बनाई गई। और ऐसा सभी पहाड़ियों से, जितनी भी पहाड़ी शैलियाँ हैं उन सभी पहाड़ी शैलियों से सबसे बड़ी आँखें बसोहली शैली में ही बनाई गई हैं। इतनी बड़ी आँखें और किसी अन्य पहाड़ी शैली में नहीं बनाई गई। पृष्ठभूमि देखें अगर, तो पृष्ठभूमि जो है बिल्कुल सादी बनाई जाती थी, कोई कलर नहीं करते थे, डायरेक्ट चित्रण करना शुरू करते थे, शादी होती थी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब ये है जिस पे चित्र बनाते थे। प्रकृति देखें, प्रकृति का चित्रण जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी अगर बनाने हैं तो उसको अलंकारिक करके बनाते थे। अलंकारिक का मतलब खूब सजा कर बनाते थे उन चीज़ों को, नेचर से रिलेटेड चीज़ों को। हंसिये देखिए, हंसिये जो है इसमें लाल रंग के बनाए जाते थे। लेकिन क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ये भी बहुत हट की चीज़ है यहाँ पर। हंसिये पर जो है सफ़ेद रंग से टांकरी लिप में, देखिए इस लिप का नाम है टांकरी। टांकरी लिप में जो लेख लिखे रहते थे, जो हंसिये बनाए जाते थे किनारे किनारे ऐसे, जिसके अंदर चित्रण होता था, ये जो किनारा बनता था इसी को हंसिये बोलते हैं। किसी भी, मान लीजिए ये कोई चित्र है, हाँ ऐसे मान लीजिए कोई चित्र है, तो इसके किनारे जो बनते थे इसी को हंसिये बोलते थे। यहीं पर जो है टांकरी लिप में लेख लिखे रहते थे सफ़ेद रंग से। हंसिये तो लाल रंग से बना दिए गए, ये लाल रंग हो गया, लेकिन यहाँ पर जो लेख लिखा हुआ है ये सफ़ेद रंग से लिखा और टांकरी लिप में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, रस मंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद लिखे। यहाँ पृष्ठिका गलत लिखा हुआ है, पृष्ठिका ऐसे लिखा जाएगा, ठा, यहाँ टा लिख गया है, यहाँ पर ठा बना लीजिए आप लोग, बस यही गलती है। तो रस मंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद लिखे गए हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं रसमंजरी और इनके बारे में, गीत गोविंद के चित्रण के बारे में। जो वो चित्र बनाए गए हैं रसमंजरी का और गीत गोविंद का, उस पर जो है ना पृष्ठिका पर संस्कृत, उसकी पृष्ठिका, उन चित्रों की पृष्ठिका का मतलब पृष्ठभूमि पर संस्कृत में छंद लिखे हुए हैं। यहाँ पर दोहा नहीं, छंद है ये। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोग दोहा छंद सोरठा का मतलब जानते होंगे। ठीक, अगला पॉइंट, अगली बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी है, देखिए बसोहली में दुबली पतली गायों का अंकन हुआ है। थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बसोहली में दुबली पतली गायों का अंकन हुआ है। आपके लिए आज थोड़े दिनों के बाद एक नोट मिल रहा है, अभी नोट नहीं मिल रहे थे, ये इंपॉर्टेंट नोट था इसलिए मैंने इसको नोट पे लिख दिया। देखिए बसोहली चित्रों को सर्वप्रथम 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका में प्रदर्शित किया है। रूपम पत्रिका अगर आपको याद हो तो इसके संपादक कौन थे? ओसी गांगुली। बंगाल शैली में आपको पढ़ाया गया रूपम पत्रिका के बारे में। तो बसोहली चित्रों को सर्वप्रथम 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका में प्रदर्शित किया। जब इन्होंने खोज की उसके बाद इसको क्या करते हैं, रूपम पत्रिका में प्रदर्शित या प्रकाशित करवाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आपका 15 क्वेश्चन तो तैयार है, लेकिन हम सोच रहे हैं उसमें 20 से 25 क्वेश्चन कर दें, इसीलिए वो प्रैक्टिस सेट कल आपकी होगी। ठीक, आज आप लोग यही रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।